हेलो डे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम एंड वेलकम बैक टू क्रोशन नर्सिंग एकेडमी। आई एम योर भारती मैम। एंड बच्चों, हम स्टार्ट करने वाले हैं जीएमसीएच की प्रीवियस ईयर के जो एमसीक्यू हैं उनका सेशन। और इसी सेशन में अगला जो क्वेश्चन हमारा आने वाला है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन क्या है, रीड आउट कीजिए। फिफ्थ डिजीज इज ऑल्सो नोन एज। फिफ्थ डिजीज किसको बोला जाता है? ये जेएमसीएस 2022 का जो है बच्चों क्या है क्वेश्चन है पेपर का, कि फिफ्थ डिजीज जो है किसको बोला जाता है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आपका मम्स, सेकंड है एरिथमा इन्फेक्शियोसम, सी है बच्चों मीजल्स एंड डी है रूबेला। राइट, तो क्या आंसर होने वाला है आपका? आपका आंसर होने वाला है इसका एरिथमा इन्फेक्शियोसम, क्योंकि फिफ्थ डिजीज बोला जाता है किसको? एरिथमा इन्फेक्शियोसम को बोला जाता है। देखो बच्चों, दो डिजीज होती हैं, एक तो होती है फिफ्थ डिजीज एंड एक होती है बच्चों सिक्स्थ डिजीज। राइट, फिफ्थ डिजीज जो होती है उसको बोला जाता है एरिथमा इन्फेक्शियोसम। क्या बोला जाता है? एरिथमा इन्फेक्शियोसम। और बच्चों ये जो है एक स्पेशल एज लिमिट में ही, एज ग्रुप में ही देखने को मिलती है, जो होता है 5 to 15 एज ग्रुप। एज ग्रुप किसका कितना होता है इसका? 5 to 15 ईयर्स तक ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं बच्चों, ये जो फिफ्थ डिजीज है इसका एक स्पेशल कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, जो कि क्या होता है? असेप्टिक मेनिंजाइटिस। क्या होता है इसका कॉम्प्लिकेशन? असेप्टिक मेनिंजाइटिस होता है। राइट, अगर सिक्स्थ डिजीज की बात करते हैं तो जो सिक्स्थ डिजीज होती है इसको बोला जाता है रोजियोला इन्फेक्टम। क्या बोला जाता है बच्चों? रोजियोला इन्फेक्टम बोला जाता है। राइट, और सिक्स डिजीज के बारे में और अगर बात करते हैं तो जो सिक्स डिजीज होती है वो HSV-6 वायरस के कारण होती है, सेवंथ के कारण होती है। लेकिन कंपैरिजन अगर किया जाता है तो HSV-6 के कारण जो है वो मोर होती है देन HSV-7। राइट, जबकि जो फिफ्थ डिजीज होती है बच्चों वो होती है पार्वोवायरस B9 के कारण होती है। किसके कारण होती है? पार्वोवायरस B9 के कारण होती है, 19 के कारण होती है आपकी फिफ्थ डिजीज। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, इन विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग फैलोपियन ट्यूब डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। यानी कि फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में फर्टिलाइजेशन जो है वो देखने को मिलता है। तो फैलोपियन ट्यूब के जो पार्ट है उनका ऑप्शन दिया गया है बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इनफंडिबुलम, सेकंड ऑप्शन है एम्पुला, थर्ड ऑप्शन है इस्थमस एंड डी ऑप्शन है इंटरस्टिशियल पार्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट होते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे कि इस डायग्राम में आपको शो हो रहा है, इस डायग्राम में आपको शो हो रहा है कि फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट होते हैं? 5 पार्ट होते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट जो कि यूट्रस से बिल्कुल अटैच होता है, फीमेल के यूट्रस से बिल्कुल अटैच होता है जो पार्ट, इसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल पार्ट। क्या बोला जाता है? इंटरस्टिशियल पार्ट बोला जाता है। सेकंड पार्ट जो होता है बच्चों, जो कि इंटरस्टिशियल से जस्ट अटैच होता है, इसको बोला जाता है इस्थमस। एंड जो थर्ड पार्ट होता है बच्चों, जो सबसे लार्ज पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, फैलोपियन ट्यूब का सबसे लार्ज पार्ट कौन सा होता है? एम्पुला होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों एक घुमावदार या एक राउंड की शेप में पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, उसको बोला जाता है इनफंडिबुलम। और लास्ट में ये फिम्बरी वाला पार्ट होता है जिससे कि ओवरी अटैच होती है। यानी कि अगर ओव्यूलेशन होता है तो ओवरी से ये ओवम जो है बच्चों फिम्बरी के थ्रू किस में आएगा? इनफंडिबुलम में आएगा। इनफंडिबुलम से देन ये मूव करेगा एम्पुलरी रीजन की तरफ। यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होगा, क्या होगा? अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में होता है? एम्पुलरी रीजन में होता है। क्यों होता है बच्चों?
क्योंकि जो एम्पुला वाला पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पार्ट होता है और सबसे ज्यादा ब्रॉड पार्ट होता है, राइट। इसलिए जो फर्टिलाइजेशन अकर होता है वो कहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में होता है। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन भी आपका क्या पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इन विच फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। तो इसका आंसर क्या जाने वाला है, बी एम्पुला। क्लियर है बच्चों। देखिए प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे वो काफी सिंपल हैं। आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन को कहाँ से यानी कि किस टॉपिक से किस कॉन्सेप्ट से पुटअप किया गया है उस कॉन्सेप्ट को आपको पूरा क्लियर करके चलना है, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन जो हैं वो एज इट इज रिपीट नहीं होते हैं, राइट। लेकिन क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट से आते हैं वो कॉन्सेप्ट जो है वो हर साल हर एग्जाम में रिपीट होता है। तभी तो बोला जाता है कि कुछ टॉपिक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हाई हील्ड टॉपिक माने जाते हैं, क्योंकि बोला जाता है 80-20 का रूल होता है। कितने का होता है, 80-20 का रूल होता है, यानी कि आपको 80% जो आपके एग्जाम में सिलेबस आने वाला है, जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 80% क्वेश्चन जो है बच्चों 20% पार्ट से आते हैं और 20 क्वेश्चन जो है वो 80% पार्ट से आते हैं, राइट। इसका मतलब ये है कि आपका ये जो 20% सिलेबस है ये कैसा है बच्चों, हाई हील्ड सिलेबस है। क्लियर है, कैसा सिलेबस है, हाई हील्ड सिलेबस है। तो आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हर सब्जेक्ट में उनको कवर करके चलना है। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट तो आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ ली, ओबीजी बिल्कुल अच्छे से पढ़ ली, लेकिन पीडियाट्रिक आपने बिल्कुल छोड़ दी, नहीं। इससे अच्छा ये है अगर आपके पास कम टाइम है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए तो जितनी भी सब्जेक्ट है हमारे मेजर्स यानी कि MSN, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ओबीजी, पीडियाट्रिक, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड साइकेट्रिक, इन 6 सब्जेक्ट को माना जाता है मेजर सब्जेक्ट। और इन 6 मेजर सब्जेक्ट में से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना बच्चों वो कम से कम आपको कवर करके चलने हैं, राइट। उन टॉपिक को, उन कॉन्सेप्ट को जो कि इम्पोर्टेंट है, हाई हील्ड टॉपिक है, उनको आपको स्किप नहीं करना है, राइट बच्चों। और हम एक वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगी कि GMCH के लिए कौन से टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है या हाई हील्ड टॉपिक ऑफ एवरी सब्जेक्ट। क्लियर है। और उन हाई हील्ड टॉपिक की आपको क्या बना लेनी है, लिस्ट बना लेनी है और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, राइट बच्चों। और अगर किरोशन नर्सिंग एकेडमी में देखिए ओनली 999 में, कितने में बच्चों, ओनली 999 में आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिलने वाला है जिसमें एक्सपर्ट फैकल्टी जो है आपको टीच करेगी अबाउट GMCH। क्लियर है। तो आप परचेज कीजिए कोर्स को और हमारी जो यूट्यूब का जो सेशन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का उसके साथ जुड़े रहिए। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए, हु इज द फादर ऑफ असेप्टिक सर्जरी। क्या बच्चों, असेप्टिक सर्जरी का फादर कौन है। तो देखिए इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर भी सिंपल सा है कि जो जोसेफ लिस्टर हैं, कौन, जो जोसेफ लिस्टर हैं इनको फादर बोला जाता है असेप्टिक सर्जरी का। क्यों बच्चों, क्यों बोला जाता है, तो जोसेफ लिस्टर कुछ इस तरीके से जो है आपको दिखाई देते हैं। इन्होंने क्या बोला कि जब सर्जरी करते थे ना तो सर्जन, पहले के टाइम पे जब सर्जन सर्जरी करते थे तो कुछ सर्जिकल स्क्रबिंग वगैरह का कोई ज्यादा महत्वपूर्ण रोल नहीं था। तब उस टाइम पे क्या किया गया कि देखा गया कि जिन पेशेंट की सर्जरी कर रहे हैं तो उनमें इन्फेक्शन ज्यादा देखने को मिल रहा है, मोर्टिलिटी तक हो रही है। तब जोसेफ लिस्टर ने क्या किया, असेप्टिक सर्जरी की टेक्निक को बताया, ठीक है। और असेप्टिक सर्जरी की टेक्निक बताने के कारण ही इनको बोला गया फादर ऑफ असेप्टिक सर्जरी। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व ऑन, यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब मनाया जाता है। देखिए बच्चों आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है ना, जैसे वर्ल्ड टीबी डे, ब्रेस्ट फीडिंग वीक, तो इन सभी की आप क्या कीजिए, एक लिस्ट बनाइए, राइट। वो लिस्ट भी मैं आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगी कि जितने भी डेज आते हैं, इंपॉर्टेंट वीक्स हैं रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, तो उनकी आप एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट को आप
हर संडे को, मतलब एक फिक्स कर लीजिए कि 4 to 5 डेज बाद मेरे को ये जो लिस्ट है रिवाइज करनी है, क्योंकि किसी ना किसी नर्सिंग के एग्जाम में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो हमेशा आता है। और साथ ही साथ आपको थीम को भी याद रखना है कि जो करंट, जैसे आपका GMCS का एग्जाम कब होगा, 2025 में होगा, तो आपको जितनी भी डेज है उनकी थीम भी याद रखनी है, क्योंकि थीम जो होती है वो हर ईयर जो है चेंज होती है बच्चों। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो बच्चों इसका आंसर है 10th of अक्टूबर, यानी कि 10th of अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। क्लियर है? अब बात करते हैं 2025 की थीम क्या है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की 2025 की थीम ये है कि बच्चों की मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी पर रखना है ऑन वर्क प्लेस। यानी कि आप किसी भी वर्क प्लेस पर हैं, आपका काम कुछ भी है, आप मेडिकल फील्ड से हैं, आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, लेकिन हमेशा हर कंपनी को, हर इंस्टीट्यूट को, हर ऑर्गेनाइजेशन को, जितने भी एम्प्लॉयज उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन एम्प्लॉयज की मेंटल हेल्थ को क्या रखना है, प्रायोरिटी पर रखना है। क्लियर है बच्चों? यही थीम है आपकी 2025 की वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए, शोल्डर डिस्ट्रोशिया इज मैनेज्ड बाय। अब सबसे पहले तो ये बताइए कि ये शोल्डर डिस्ट्रोशिया होता क्या है, राइट? आपको ये पता होना चाहिए ये शोल्डर डिस्ट्रोशिया क्या होता है। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन लिया गया है आपकी ओबीजी से, राइट? जब शोल्डर की डिलीवरी में डिले होता है तो उसी को क्या बोला जाता है, शोल्डर डिस्ट्रोशिया बोला जाता है। यानी कि अगर बेबी के शोल्डर की डिलीवरी मोर देन 1 मिनट का टाइम लगाती है, यानी कि 1 मिनट से ज्यादा का टाइम हो गया, लेकिन शोल्डर की डिलीवरी बेबी की अभी तक नहीं हो रही है, तब इसको क्या बोला जाता है, शोल्डर डिस्ट्रोशिया बोला जाता है। यानी कि क्या बोलेंगे अपन शोल्डर डिस्ट्रोशिया में, शोल्डर डिस्ट्रोशिया में बोलेंगे बच्चों कि डिले इन शोल्डर डिलीवरी, डिले इन शोल्डर डिलीवरी मोर देन 1 मिनट, क्या बोला जाएगा, इसी को शोल्डर डिस्ट्रोशिया बोला जाएगा। ठीक है? शोल्डर डिस्ट्रोशिया के केस में बच्चों एक इंपॉर्टेंट साइन देखने को मिलता है जिसको बोला जाता है टर्टल साइन। क्या बोला जाता है, टर्टल साइन बोला जाता है। टर्टल साइन में क्या होता है, जिस तरीके से आपने देखा होगा बच्चों, जो टर्टल होता है ना, यानी कि कछुआ होता है, उसमें क्या होता है कि वो अपने हेड को अपनी नेक के अंदर शिफ्ट करने की उसमें क्या होती है, एबिलिटी होती है। यानी कि वो अपने हेड को अपनी बॉडी के अंदर छुपा लेता है। ठीक है? बैक मूव करता है उसका हेड। ठीक इसी प्रकार जब शोल्डर डिस्ट्रोशिया होता है तो बेबी का हेड जो है वो वापस, यानी कि रिटर्न जाते हुए दिखाई देता है फीमेल के वेजाइना में, फीमेल के पेल्विस में। तो इसी को बोला जाता है क्या, टर्टल साइन बोला जाता है। तो टर्टल साइन के बारे में अपन क्या लिखेंगे कि बैक मूविंग ऑफ हेड ऑफ फीटस, क्या बोला जाएगा बच्चों, मूविंग बैक फीटस हेड इन फीमेल पेल्विक। क्लियर है? इसी को क्या बोला जाता है, टर्टल साइन बोला जाता है। अब देखिए बच्चों, जब कभी भी शोल्डर डिस्ट्रोशिया होता है तो शोल्डर डिस्ट्रोशिया के केस को मैनेज करने के लिए एक पूरा क्या होता है, फॉर्मेट होता है। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है और उस फॉर्मेट का निमोनिक होता है क्या, हेल्पर। निमोनिक क्या होता है शोल्डर डिस्ट्रोशिया का, हेल्पर निमोनिक होता है। यानी कि आपको इस क्रम में चलना होगा। और ये निमोनिक किस तरीके से वर्क करता है तो देखिए आप, देखिए बच्चों, मैनेजमेंट ऑफ शोल्डर डिस्ट्रोशिया। तो सबसे पहला अगर अपन बात करते हैं, एच स्टैंड फॉर आता है बच्चों कॉल फॉर हेल्प। क्या आता है, एच स्टैंड फॉर कॉल फॉर हेल्प। यानी कि जब कभी भी अगर शोल्डर डिस्ट्रोशिया का केस होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हेल्प के लिए कॉल करना है, बुलाना है हेल्प के लिए, जिससे कि और स्टाफ भी अवेलेबल हो सके। सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, एपिजोटमी देखनी है।
एपिजोटमी देखने का मतलब है कि हो सकता है फीमेल की जो पेल्विस है या वेजाइना है उसमें ओपनिंग ब्रॉड नहीं हो, तो इसलिए शोल्डर डिस्टोसिया हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एपिजोटमी की देखेंगे कि क्या एपिजोटमी दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अगर एपिजोटमी दे सकते हैं तो तुरंत उस पेशेंट में क्या कीजिए, एपिजोटमी परफॉर्म कीजिए। राइट, नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, एल, एल स्टैंड फॉर लेग अप, फीमेल की लेग अप करेंगे, यानी कि फीमेल के पैरों को ऊपर उठाएंगे, और इस मैनुअर्स को क्या बोला जाता है, मैक-रोबर्ट मैनुअर बोला जाता है। देखिए बच्चों, किरोशन नर्सिंग एकेडमी की ओबीजी एक सीरीज है जिसके अंदर मैंने 10 to 15 मिनट के अंदर आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ओबीजी के उनको कवर कराया हुआ है। उसी के अंदर एक 20 मिनट का वीडियो है, किसके ऊपर है बच्चों, मैनुअर्स के ऊपर है, यानी कि ओबीजी में जितने भी मैनुअर्स परफॉर्म किए जाते हैं वो सभी मैंने इस 20 मिनट के वीडियो में आपको कवर कराया हुआ है। तो आप एक बार यूट्यूब चैनल पर जाइए किरोशन नर्सिंग एकेडमी के, और इस मैनुअर्स वाले टॉपिक को कंप्लीट देखिए। उसके केस में इसी वीडियो में मैंने आपको क्या किया है, शोल्डर डिस्टोशिया के केस में जितने भी मैनुअर्स परफॉर्म किए जाते हैं वो कब परफॉर्म किए जा रहे हैं उनको डिटेल वाई मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है। क्लियर है? तो देखिए सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, मैक-रोबर्ट मैनुअर्स परफॉर्म कराएंगे। अगर इसमें भी शोल्डर डिस्टोशिया रिजॉल्व नहीं होता है तो नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों, प्रेशर अप्लाई करेंगे। लेकिन प्रेशर कैसा देंगे, सुप्राप्यूबिक प्रेशर अप्लाई करेंगे। फंडल प्रेशर अप्लाई नहीं करते शोल्डर डिस्टोशिया के केस में, कैसा प्रेशर अप्लाई करते हैं, सुप्राप्यूबिक प्रेशर अप्लाई करते हैं। और सुप्राप्यूबिक प्रेशर अप्लाई करने के बाद रिपीट करते हैं बच्चों किसको, मैक-रोबर्ट मैनुअर्स को रिपीट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप आता है बच्चों, एंटर वेजाइना फॉर शोल्डर रोटेशन, यानी कि अब मदर की वेजाइना में हैंड देके शोल्डर का रोटेशन किया जाता है, और इस मैनुअर्स को ही बोला जाता है वुड्स कॉर्डस्क्रू मैनुअर या रोबिन मैनुअर। रोबिन मैनुअर परफॉर्म किया जाता है। क्लियर है? अगर रोबिन मैनुअर से भी काम नहीं चलता है देन उसके बाद क्या किया जाता है, आर, आर फॉर रोटेट द फीमेल, यानी कि फीमेल को या मदर को कंप्लीटली रोटेट कर दिया जाता है। और किस पोजीशन में, जिस तरीके से नी चेस्ट पोजीशन दी जाती है उस पोजीशन में मदर को रोटेट कर दिया जाता है। एंड बच्चों इस मैनुअर्स को क्या बोला जाता है, गैस्किन मैनुअर बोला जाता है। क्लियर है? अब गैस्किन मैनुअर से भी काम नहीं चलता है तब क्या करते हैं, लास्ट एंड फाइनल स्टेज पर ये होता है कि जो भी पार्ट जो है बेबी का डिलीवर हुआ है उस डिलीवर्ड पार्ट को वापस बैक यूट्रस के अंदर पुश करते हैं, एंड तुरंत बच्चों क्या करते हैं, सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म किया जाता है। और ये जो मैनुअर होता है सबसे रिस्की मैनुअर होता है, इसको बोला जाता है बच्चों जावानेली मैनुअर। क्लियर है? जावानेली मैनुअर बोला जाता है इसको, और ये सबसे रिस्की मैनुअर होता है बच्चों, ये ओटी टेबल पर ही परफॉर्म किया जाता है। राइट, और पहले जो है क्या किया जाता था बच्चों कि ऑर्गन को डिस्प्लेस करने का एक मेथड यूज किया जाता था, यानी कि क्लेविकल बोन को फ्रैक्चर कर दिया जाता था बेबी की को, फिर शोल्डर को डिलीवर किया जाता था। लेकिन इसको वो क्या बोला जाता था, क्लियोडोटॉमी बोला जाता था। लेकिन अब इस प्रोसीजर को बिल्कुल बंद कर चुके हैं। ठीक है, तो लास्ट क्या करते हैं, जावानेली मैनुअर परफॉर्म करते हैं और तुरंत सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। राइट, अब देखिए क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि शोल्डर डिस्टोशिया के केस को मैनेज किया जाता है किस मैनुअर के द्वारा। ये जो बर्न मार्शल मैनुअर है ये ब्रीच डिलीवरी में काम आता है। लॉबसेट मैनुअर है ये भी ब्रीच डिलीवरी में काम आता है। और लिपोल्ड मैनुअर होता है बच्चों, ये तो पेल्विक या बोल सकते हैं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के टाइम पे काम आता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, मैक-रोबर्ट मैनुअर जो यूज किया जाता है किसके अंदर, शोल्डर डिस्टोशिया के केस के अंदर। क्लियर है बच्चों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। क्या है क्वेश्चन, अच्छा ओके, कंप्लीट होते हैं आज की क्लास के हमारे क्वेश्चन। विद इन 15 to 20 मिनट आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना बच्चों वो फटाफट से क्विकली गो थ्रू हो जाएंगे आपके। ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि आप जो भी क्लासेस ले रहे हैं, जो भी अपने रिवाइज कर रहे हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके साथ साथ अगर एक 15 to 20 मिनट का एक शॉर्ट मिल जाए आपको, जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर आपको जीएमसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर मिल जाए तो रिविजन अच्छा होगा ना आपका। तो बस इसी क्रम में हम आपके लिए लेके आएंगे जब तक आपका जीएमसीएस का एग्जाम नहीं होगा, जीएमसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो अपना हार्ड वर्क करते रहिए और जुड़े रहिए किरोशन नर्सिंग एकेडमी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर कोई भी आपको कोई भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो
किसी भी तरीके का डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेशन में आप कमेंट कीजिए, हमारी टेक्निकल टीम जो है अप्रोच करेगी। राइट बच्चों, थैंक यू सो मच।